हमारी इस ख़ास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमृतकाल की आंगनबाड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं और किस तरह से आंगनबाड़ी के ज़रिए बच्चों का विकास किया जा रहा है, पोषण भी, पढ़ाई भी, इस पर भी हमने बात की। पोषण कितना ज़रूरी है, उसके साथ पढ़ाई कितनी ज़रूरी है और बच्चों का समग्र विकास कितना ज़रूरी है, इन सब गंभीर मुद्दों पर हमने बात की। लेकिन एक ऐसा मुद्दा भी है जो गंभीर भी है लेकिन अपने आप में बहुत मनोरंजक भी है और हम बात करेंगे खिलौनों की, क्योंकि खिलौने जो हैं वो बच्चों के सबसे शुरुआती साथी होते हैं और जो बचपन में सीखा जाता है, खिलौनों के साथ सीखा जाता है, ख़ासकर वो भुलाना उतना आसान नहीं होता। और जो शोध है, जो रिसर्च है, वो भी ये कहते हैं कि जो खिलौनों के ज़रिए सीखा जाता है या खिलौनों के ज़रिए जो मस्तिष्क का विकास होता है 6 साल से कम की उम्र के दौरान, वो 85% तक हो जाता है। तो किस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार बदलते वक्त के साथ खिलौने भी बदलते जा रहे हैं, सीखने के तरीके भी बदलते जा रहे हैं और किस तरह से वो बच्चों की क्रिएटिविटी पर असर डालते हैं, ये भी यहाँ पर देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो बहुत ही ख़ास पैनल मेरे साथ आज यहाँ पर जुड़ रहा है। मैं स्वागत करूँगी तृप्ति गुरहा जी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट से, और यहाँ पर डॉक्टर मीनाक्षी रेंगन है, डिप्टी डायरेक्टर है रीजनल सेंटर NIPCCD इंदौर से। प्रोफेसर वनीता कौल है, प्रोफेसर एमिरेट ऑफ एजुकेशन एट अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। पास्ट डायरेक्टर भी आप रह चुकी हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज़ में और NCERT से भी आप लगातार जुड़ी रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैत्री मैत्रा जी भी हैं, DPIIT से हैं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रिसर्च एनालिस्ट टीम से हैं। तृप्ति गुहा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही यहाँ पर आना चाहूँगी कि किस तरह से खेलना और सीखना जो है यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है पोषण के साथ साथ। तो जब आंगनवाड़ी में बच्चे आ रहे होते हैं तो किस तरह से उन्हें वहाँ तक लेकर आना और उसके बाद उनकी वो रुचि बनी रहे और वो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी वो ट्रेनिंग देना कि बच्चों की रुचि बनी रहे, उन्हें हम उलझा कर रखें उस चीज़ में ताकि वो सीखते भी रहें। थैंक यू। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ओनली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है फॉर इट्स फील्ड फंक्शनरीज। सो ये 1975 से ICDS के अंतर्गत जो आंगनवाड़ी फील्ड फंक्शनरीज़ हैं उनकी ट्रेनिंग करता रहा है। अभी पिछले पैनल में हम लोगों ने पोषण भी पढ़ाई भी के बारे में सुना, तो इसमें बेसिकली हम लोगों ने बहुत ही एक महत्वाकांक्षी एक उद्देश्य रखा हुआ है कि हम अपने 14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स पे हम पहुंचना चाहते हैं, उनको हम ट्रेन करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने 40,000 स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करने का बीड़ा उठाया है। हम उसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं। हमने अभी तक करीब 2600 स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन किया है और जो करीब 118 डिस्ट्रिक्ट्स में और 22 स्टेट्स में विस्तृत हैं। तो इन स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर्स को हमने एक 3 दिन का मॉड्यूल दिया हुआ है, जिसमें पढ़ाई भी है, पोषण भी है और अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी भी है ना। जो पढ़ाई पार्ट है वो हम लोगों ने इस तरह से उसका मॉड्यूल सेट किया है कि वो ज़्यादातर प्ले वे बेस्ड हो, क्योंकि प्ले कम्स नेचुरली टू अ चाइल्ड। तो हम लोगों ने जितने अभी आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बात की, एक छोटे से स्टॉल पे भी आंगनवाड़ी के हमको अभी वसुधा जी लेके गई थी। तो ये आंगनवाड़ी जो एक आंगनवाड़ी सेंटर होता है उसमें आप देखेंगे तो इन्होंने इतने अच्छे से खिलौने सजा के रखे होते हैं। एक साइड इनका प्रिटेंड प्ले का कॉर्नर होगा, एक साइड इनका आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का कॉर्नर होगा, एक साइड इनका प्ले बुक स्टोरीज़ का काउंटर होगा। तो उससी जो ये ऑलरेडी सेटअप है उसको हम इस पोषण भी पढ़ाई भी के माध्यम से एनरिच करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके लिए हमारे साथ काफ़ी एक्सपर्ट्स भी जुटे हुए हैं, जिनके माध्यम से हमने अपने ये मॉड्यूल बनाया है। जी, प्रोफेसर वनीता कौल, खिलौने किस तरह से बच्चों के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, ये शायद एक बार फिर से हम लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है और उसी बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से खिलौने एक बड़ी भूमिका निभाते हैं फिज़िकल ग्रोथ में, मेंटल ग्रोथ में। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। खिलौने या खेल बच्चों के जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है। कहते हैं ना, इट्स सेकेंड नेचर टू द चाइल्ड। तो बिना खेल के बच्चा जो है वो नीरस रहता है। किसी ने कहा है कि अगर बच्चा को भूख न लगे तो वो
ठीक ऐसा ठीक ऐसी परेशानी की बात नहीं, खाना नहीं खा रहा है तो, अगर खेल नहीं रहा है तो बहुत परेशानी की बात है। सो खेल जो है वो बच्चे की ज़िंदगी से इतना जुड़ा हुआ है, और उसका कारण ये है कि खेल जो है शुरू से, जब से बच्चा पैदा होता है तब से ही वो कुछ ना कुछ खेलता रहता है, पैर बाढ़ता है, टांगें नांगता है, इस तरह से करके वो बड़ा होता है, मतलब उसकी टांगें स्ट्रांग होती हैं, खड़ा होना सीखता है, बैठना सीखता है, वो सब उसके जो खेल उस बच्चे का होता है वो उस तरह का होता है। लेकिन उस वक्त भी बच्चों की सेंसरी डेवलपमेंट बहुत होता है बचपन में, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो शुरू के साल होते हैं उस समय बच्चों को झुंझुना देते हैं, बच्चों को वो झूमर देते हैं उनके उसमें रख करके, उस सब से बच्चों का स्टिमुलेशन होता है, उनको अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं जिससे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो एक आधार बनता है जी। और उसी तरह से शारीरिक विकास होता है, बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उससे उनकी लार्ज मसल डेवलपमेंट होती है, उनका भाषाई विकास होता है। बच्चे जैसे अभी मैम ने बताया कि वो एक्टिविटी कॉर्नर्स बने होते हैं आंगनवाड़ी के अंदर, तो आंगनवाड़ी के अंदर जो एक्टिविटी कॉर्नर्स बच्चे मिल करके खेलते हैं, तो खेल के द्वारा ही, मतलब उसको कराना नहीं होता है, पर वो अपने आप से ही बहुत एक स्वाभाविक ढंग से बच्चे एक दूसरे से बोलते हैं, करते हैं, तो भाषाई विकास भी होता है, उनका बौद्धिक विकास भी होता है, किस तरह से लड़ाई झगड़े न करें और आराम से दो मिल करके खेलें, तो एक जो जैसे कहते हैं संवेदनात्मक विकास भी होता है। तो इस तरह से हर तरह से बच्चे का पूर्ण विकास जो है वो खेल द्वारा हो जाता है। बिल्कुल, और इससे हम कहीं ना कहीं समझते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। मैत्री मैम, आपकी तरफ अगर मैं आना चाहूँ तो ऐसे में आंगनबाड़ी सेंटर में कैसे उन्हें शामिल किया जाता है, और जब इस तरह के खिलौने शामिल किए जाते हैं तो कितना फ़र्क आप देखते हैं लर्निंग प्रोसेस में बच्चों की? जी, थैंक यू। सो जो आंगनबाड़ीज़ में हम लोग अभी टॉयज़ की सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके थ्रू होता ये है कि सपोज़ अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ, एज़ अ स्टूडेंट इन एन आंगनबाड़ी, मैं केरला के किसी टॉय के बारे में मैं जानूँगी, तो उसके थ्रू मैं वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ की जो हिस्ट्री है, जो इंडिया के नेशनल हीरोज़ हैं, उनके बारे में भी मैं जान सकूँगी। सिमिलरली जो टॉयज़ हैं वो बहुत ही सस्टेनेबल मटेरियल से बनती हैं, जो हमारी इंडिजिनस टॉयज़ हैं, जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया, क्ले हो गया। सो थ्रू ऑल ऑफ दिस वो सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी जान सकते हैं। एंड जैसे आप जानते हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज़ है, इट फोकसेस ऑन इंडियन ईथोस, माइथोलॉजी एंड कल्चर। सो इसके थ्रू जो टॉयज़ बन भी रही हैं इंडिया में, दे आर फोकसिंग अ लॉट on the Indian culture, and I think that is a very important part of any child's early learning, and that is what they're trying to achieve through it. बिल्कुल। डॉक्टर मीनाक्षी, आप पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार आपने काम भी किया हुआ है और स्वदेशी खेलों और खिलौनों के ऊपर आपने एक डॉक्यूमेंटेशन भी किया हुआ है। आप बताएं किस तरह से आपको अलग अलग परिस्थितियां नज़र आ रही हैं और किस तरह से बच्चों की लर्निंग जो है वो अलग हो जाती है, क्या फाइंडिंग्स आपकी रही हैं, क्या अनुभव आपके रहे हैं? थैंक यू। मैं ये शुरू में कहना चाहूँगी, अगर बचपन में अगर खिलौना नहीं है बच्चों के साथ, तो बच्चों ने बहुत एक बड़ा सा हिस्सा बचपन जीने का मिस किया हुआ होता है। तो हर बच्चों के पास एक खिलौना होना है, और जैसे कि आप लोगों ने देखा है, ये महंगा खिलौना होना ज़रूरी नहीं है, आसपास में जो भी चीज़ें उससे हम खिलौना बना सकते हैं। हम लोगों ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 5 स्टेट्स में एक डॉक्यूमेंटेशन किया था, वहाँ बच्चे जो खेलते हैं उसी को हम लोगों ने ऑन द स्पॉट डॉक्यूमेंट किया था। तो उसमें ये पाया गया, बच्चे जो है, पेरेंट्स भी बताते हैं, जो उस खिलौनों का बनाने का जो प्रोसेस है उसमें भी बच्चा का इन्वॉल्वमेंट होता है, बच्चा का एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है, मेरे पापा ये मेरे लिए बना रहा है, और अल्टीमेटली वो क्या होगा, कैसा निकलेगा, एक कल्पनाशील जगत में भी बच्चा को लेके जाता है, और साथ में उससे जरिए बच्चा का क्रिएटिविटी भी बढ़ता है। तो एक बच्चा का खिलौना जब बन जाता है, बच्चे केयर भी लेते हैं, वो ये मेरे लिए पापा ने बनाया है, तुम उसको केयर करना है, वो भी विकास बच्चों में होता है। तो इसीलिए खिलौना देने के साथ साथ अभिभावक अगर बच्चों के साथ बैठ के थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दे के बच्चों के साथ खेले, तो बच्चों का विकास बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, तो हर जगह से यही बात निकल कर आ रही है कि खिलौने जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और शायद अब जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो
काम में व्यस्त होते हैं, जिस तरह की न्यूक्लियर फैमिलीज अब देखने को मिल रही हैं, तो उतना वक्त भी नहीं है शायद इन बातों को लेकर सोचने का, और कहीं ना कहीं उसके चलते बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उस पर भी असर पड़ रहा है। प्रोफेसर वनिता, यहाँ पर मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगी कि खिलौनों के बारे में अभी आपसे मैं बात कर रही थी, जबकि वो कौन से खिलौने होते हैं जो शुरुआत में बेहद ज़रूरी होते हैं। कई बार पेरेंट्स को वो भी नहीं पता होता कि कौन से इंपॉर्टेंट खिलौने होते हैं जो लर्निंग में ज़रूरी होते हैं, उस बारे में भी आप ज़रूर बताएं। हाँ, खिलौने ऐसे होने चाहिए जिनसे बच्चे खेल सकें, तभी वो खिलौना कहा जाएगा। तो ऐसे नहीं होने चाहिए जिनको कि कोई जैसे कई बार पेरेंट्स बहुत महंगे महंगे खिलौने लेके आते हैं और कहते हैं कि आराम से रख दो, संभाल के रख दो, टूट ना जाए, उठा। तो बच्चे तो खेलेंगे, तोड़ेंगे, उससे सीखेंगे। तो इसलिए ऐसे खिलौने होने चाहिए जो कि बच्चों को अट्रैक्ट करें, बच्चे उनके संग खेल पाएँ। जैसे कि मान लो आप गुड़िया है, तो एक अच्छी गुड़िया बच्चे के लिए वो होगी जिसको कि बच्चा कडल कर सके, उससे बच्चों का सोशियो इमोशनल नीड्स का बहुत पूर्ति होती है। लेकिन वो नहीं होगी जो कि एक हम डॉल उस पर केस में रखते हैं ना, जैसे बारबी डॉल है या जापानीज डॉल है, वो सजाने के लिए अच्छी है लेकिन बच्चों के खेलने के लिए नहीं है। उसी तरह से अगर हम कहें कि छोटा बच्चा है उसके लिए छोटी बॉल चाहिए, वो नहीं, छोटे बच्चे के लिए बड़ी बॉल चाहिए क्योंकि वो आराम से पकड़ सकता है। तो बच्चों की जो लेवल है उसकी भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि क्या बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट है। जो थोड़े बड़े बच्चे हो जाएंगे तो वो छोटी बॉल से खेल सकेंगे। उसी तरह से बच्चों को ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं, जैसे एक्टिविटी कॉर्नर्स की बात हुई थी, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है बहुत ही अच्छा एक माध्यम है बच्चों के सीखने का, और जो बहुत एंजॉय करके सीखते हैं। खेल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंजॉयमेंट, तो एंजॉयमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स से बच्चों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं जो कि खेल खेल में बच्चे सीख जाते हैं, बताना नहीं पड़ता। मतलब टीचर का एक रोल होता है गाइड करने का, लेकिन उसके आप जो एक्सपीरियंस जो होता है, अनुभव जो होता है खेलने का, उससे बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर मैत्री मैम, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज़ वो लेकर आए थे, उस पहल के बारे में बताएं, और सरकार क्या उससे अचीव करना चाहती थी और किस तरह के परिणाम उससे देखने को मिले हैं शुरुआती दौर में कम से कम। जी, तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज़ लॉन्च किया गया था सितंबर ऑफ 2020 में, जिसमें 14 मिनिस्ट्रीज़ हैव कम टुगेदर इन अ वन ऑफ अ काइंड कोलैबोरेटिव अप्रोच, जिसमें 21 एक्शन पॉइंट्स डिज़ाइन की गई हैं डिपेंडिंग अपॉन ईच मिनिस्ट्रीज स्ट्रेंथ। तो ये जो 21 एक्शन पॉइंट्स हैं, दीज कवर द होल वैल्यू चेन ऑफ अ टॉय, राइट फ्रॉम यूजिंग टॉयज़ एज अ लर्निंग रिसोर्स टू डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज़ to promotion of indigenous toys to finally trade and investment. So इससे हो ये रहा है कि right from early childhood to selling it out to the global market, इन सारे steps में the government is supporting the Indian toy industry. अगर हम देखें कि क्या की initiatives ली गई हैं इस संदर्भ में, एक mystery shopping exercise conduct करी गई थी in 2019, जहाँ पे 33% of the toys that were actually under consideration only passed the quality standards. Cut to 2023, जहाँ पे 85% of the toys have actually passed the test. So इससे हमें clearly पता चल रहा है कि there has been a development in the quality standards of toys. अगर हम देखें यूजिंग टॉयज़ एज अ लर्निंग रिसोर्स या डेवलपमेंट ऑफ टॉय बेस्ड पेडागॉजी, ये सब चीज़ें पहले हम सुनने को नहीं हमें मिलती थी, बट अभी गिवन द फोकस्ड अप्रोच ऑन द स्पेसिफिक सेक्टर, ये सब चीज़ें भी डेवलप हो रही हैं। बहुत सारे क्लस्टर्स हैं अक्रॉस द कंट्री जो सपोर्ट की जा रही हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड टेक्सटाइल्स। एडिशनली बहुत सारे इवेंट्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, जैसे टॉय फेयर हुआ था, फिर टॉयकथॉन कंडक्ट किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन एंड थिंग्स लाइक दिस। सो ऑल ऑफ दीज कंसोलिडेटेड एफर्ट्स, इफ आई माइट से, हैव लेड टू एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ टॉयज़। अगर हम 2019 से लेकर 23 हम कंपेयर करें तो क्लोज टू 60% इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन टॉयज़ हुआ है। Similarly, around 57% डिक्रीज़ इन द इम्पोर्ट ऑफ टॉयज़ भी हम देखने को मिल रहा है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल द इकोसिस्टम ऑफ टॉयज़ इन इंडिया इज़ गेटिंग डेवलप्ड, एंड विद टाइम आई थिंक वी विल बी एबल टू बिकम अ टॉय इकोनॉमी एज द प्राइम मिनिस्टर हैज़ विश टू सी। थैंक यू। बिल्कुल।
तृप्ति जी, यहाँ पर जब स्मृति ईरानी जी जब आई तो उन्होंने कहा था कि जो पुराने ज़माने की लोरियाँ थी वो भी जा रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग भाषाओं में उनको भी लेकर आएँ, अलग अलग राज्यों से के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। तो जब अलग अलग राज्यों के साथ मिलकर काम करना होता है तो वो तालमेल बैठाना कितना मुश्किल, कितना आसान आप लोगों के लिए साबित होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को सम्मिलित करना होता है, पूरी एक टीम को जोड़ना होता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, उन तक वो संदेश पहुंचना होता है, फिर वो उस संदेश को बच्चों तक लेकर जाते हैं। जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये ना सिर्फ दिल्ली में बेस्ड है, इसके 5 रीजनल सेंटर्स भी हैं। जो 5 रीजनल सेंटर्स और ये हेडक्वार्टर मिलके पूरे देश को कवर करता है। तो अभी हम ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो अभी बात हो रही थी कि उन्होंने टॉयज़ के बारे में इतनी सारी बातें कही हैं, उनके क्लैरियन कॉल से कितना एक्सपोर्ट बढ़ा है, कितना इंपोर्ट कम हुआ है, और NAPT के तहत भी जैसे और मिनिस्ट्रीज़ इंक्लूडेड हैं, हमारी मिनिस्ट्री भी उसमें इंक्लूडेड है। इन सब से प्रोत्साहित होके हमने भी एक अपने दिल्ली के स्तर पे एक नेशनल सेमिनार कराया ऑफ क्रिएशन वर्कशॉप, जिसमें हमारे पैनल पे एक्सपर्ट्स ने डिस्कस किया, जिसमें हमारे लाइव क्रिएशन ऑफ टॉयज़ बाय मास्टर क्राफ्ट्समैन ये हुआ, और हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स ने भी वो जैसे खिलौने बनाते हैं उन्होंने भी बना के दिखाया। और इसके बाद फिर इससे और प्रोत्साहित होकर हमने एक नेशनल रिपोजिटरी ऑफ टॉयज़ भी बनाया है अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। इसमें हमारे पास, जैसे मीनाक्षी ने बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में कुछ काम कर रखा था, हमने सारे देश से हमने ये वर्कशॉप्स करके हम वहाँ पे क्या खिलौने होते हैं, वहाँ के क्या फोकलोर्स होते हैं, वहाँ पे क्या इंडिजिनस स्पोर्ट्स होते हैं, और तो और वहाँ पे दिव्यांग बच्चे किस तरह के स्पोर्ट्स खेलते हैं, ये सारा हमने अपने रिपोजिटरी में शामिल करना शुरू कर दिया है। हम 4 वर्कशॉप ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें आई थिंक हमारा 70% तो देश कवर हो चुका है, और बाकी भी 1-2 वर्कशॉप्स हैं। तो ये सारी रिपोजिटरी बन के हमारे पास आ जाएगी। इसके अलावा जो आपने स्टेट्स में सामंजस्य की बात कही, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके अंतर्गत जो 2 स्टेट्स आपस में मैप्ड हैं, उससे हम अपनी वर्कशॉप्स के थ्रू हम उनकी स्टेट्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके और उसको कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि बहुत दूर दूर स्थित जो स्टेट्स हैं उसमें भी आपस में कुछ ऐसा सामंजस्य है कि खुद आश्चर्य होता है कि अच्छा, ये भी बैम्बू का काम करते हैं, वो भी बैम्बू का काम करते हैं, इनके यहाँ इस तरह की गुड़िया बनती हैं, हमारे यहाँ भी इस तरह की गुड़िया बनती हैं। तो ये काम हमारे लिए भी एक बहुत ही रिवॉर्डिंग काम है, और हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि हमारे देश में टॉयज़ के नाम पे कितनी विरासत भरी हुई है, जो हमको कलेक्ट करके लानी है और जो हमें अपने बच्चों तक पहुंचानी है, क्योंकि हमारे उन टॉयज़ में सब कुछ है। दे आर इको फ्रेंडली, दे आर दे डिपिक्ट आवर कल्चर, ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, और सबसे जो बड़ी बात है, दे आर लो कॉस्ट। और हम जो अपना TLM आंगनवाड़ी वर्कर्स को दे रहे हैं, उसमें हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम लो कॉस्ट लोकली सोर्स मटेरियल को यूज़ करें। और जैसे अभी आंगनवाड़ी कॉर्नर पे आपने देखा, छोटी छोटी चीज़ों से वो सारे डेवलपमेंटल डोमेन को एड्रेस कर पा रहे हैं। तो आई थिंक बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि लोगों तक उसकी रीच भी होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, और सब एक जैसी आय वाले नहीं होते, तो सब तक उसकी पहुंच हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर मीनाक्षी, मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, उन्होंने वो कहते हैं कि सबसे अच्छे खिलौने वो हैं जो अधूरे होते हैं और जिसे बच्चे जब पूरा करते हैं, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी जो है वो स्टिमुलेट होती है, उस पर असर पड़ता है, उससे फ़र्क पड़ता है। आप किस तरह से देखती हैं इस विचार को? मैं अपना एग्जाम्पल लेना चाहूँगी जी। हम सभी का बचपन का कुछ ना कुछ अटैचमेंट होगा खिलौनों से। तो मेरे पास एक बिस्किट का डब्बा था, वो मेरे पापा लेके आए थे जब टूर से आए थे। बिस्किट जब ख़त्म हो गया, वो टीन का डब्बा था, उसमें मेरी मम्मी ने कपड़ों से गुड्डा गुड़िया बनाने के लिए सिखाया था, तो मैंने बनाया था। और मेरी जो भाई था, उसने पापा के टॉर्च से बल्ब चुरा के मेरे लिए लाइट भी अटैच कर दिया था। तो वो जो था, बाद में मेरे भाई को पापा से थोड़ा सा डोज भी मिला, क्योंकि रात को जब लाइट नहीं जला है तब उसको डोज मिला था। तो फिर भी मेरे अभी भी मन में वो जो टीन के डब्बा के अंदर 2 गुड्डा गुड़िया था, देखने में अच्छा नहीं था, तो अभी भी मेरे लाइफ में फ्रेश है वो, अभी भी चाहे तो मुझे वो लाना है, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो उसी से मेरा क्रिएटिविटी भी बढ़ा था।
जो गुड्डा गुड़िया है अपना कल्चर का जो ड्रेस है उसको कैसे पहना है, उसको कैसे सुंदर करे, वो क्रिएटिविटी मेरे दिमाग में चल रहा था। उसी तरह जब हम लोगों ने नॉर्थ ईस्टर्न में वो स्टडी किया था, डॉक्यूमेंटेशन किया था, तब लगा कि बच्चे जो है, बड़े बच्चे भी अपना क्रिएटिविटी लगा के छोटे भाई बहनों के लिए कुछ थर्मोकोल लगा के बैम्बू के नीचे एक नाव बना दिया था जो पानी में तैरता है। थोड़ा साइंस भी उसमें आ जाता है। तो जब बनाते हैं बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन भी साथ में रहते हैं, उनका भी इमेजिनेशन बहुत बढ़ता है। उसके साथ कुछ ये जोड़ दे, इसके साथ ये लगा दे, जो बहुत सुंदर होगा। तो ऐसा इन लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग भी होता है, एक दूसरे से सीखते भी हैं और बच्चों का क्रिएटिविटी इसी तरह से बढ़ता भी है। बिल्कुल। डॉक्टर मीनाक्षी जी को सुनने के बाद मैं एक गुजारिश आप लोगों से भी करूंगी कि अपने बचपन की कोई खिलौनों से जुड़ी यादें वो ज़रूर ताज़ा करें, आप लोग याद कर लें। तब तक मैं प्रोफेसर वनीता आपसे ये समझना चाहूँगी कि पहले जो खिलौने होते थे उसमें पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन जो था वो बढ़ता था, चाहे वो हाथ से बनाने वाले हों या वो खरीदे गए हों, लकड़ी के हों, जोड़ने वाले हों, जैसे आप ब्लॉक्स की बात आप यहाँ पे कर रहे थे। लेकिन अब हम जब देख रहे हैं खिलौने बदल गए हैं अब पहले के मुकाबले। अब बच्चा अगर खिलौने से खेल रहा है, आज के ज़माने का जो खिलौना है वो ज़्यादातर बैटरी ऑपरेटेड होते हैं और वही उन्हें अट्रैक्ट भी करते हैं क्योंकि उन्हें दिए ही वो गए, जिस तरह से आप भी कह रहे थे। तो लो कॉस्ट वाली बात भी यहाँ पर नहीं है और दूसरा कि उससे उनकी क्रिएटिविटी भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है और पेरेंट्स के साथ जो बातचीत एक होती है, पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं वो खिलौना दे के अपने दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो वो संवाद जो ख़त्म हुआ है उसका भी एक असर पड़ता है। अगर वो संवाद होता तो बच्चों की ग्रोथ पर किस तरह का असर होता है और उसके नहीं होने से कितना नुकसान यहाँ पर बच्चों का हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि खेल बच्चे अपने खिलौनों से खेलते हैं लेकिन अपने माता पिता के साथ भी उनका काफ़ी उसके खेल के द्वारा वार्तालाप होता है, इंटरेक्शन होता है और एक इमोशनल बॉन्ड होता है, जैसे उन्होंने कहा अभी। सो वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल क्या है कि लोग पेरेंट्स के पास उतना टाइम नहीं होता है कई बार, क्योंकि और कई चीज़ों में व्यस्त होते हैं। तो इसलिए वो होता है कि चलो खिलौना ले दो, बच्चा खुश रहेगा, तंग नहीं करेगा। लेकिन जो इंटरेक्शन एक पेरेंट्स के संग है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। और जो बात आपने कही खिलौने इस तरह के जो होते हैं बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक लट्टू ढूंढ रही थी एक बार एक छोटे बच्चे के लिए लेने के लिए। मुझे लगा कि लट्टू बहुत अच्छा होगा। क्यों, क्या होता है उसमें क्यूरियोसिटी होती है, बच्चा सोचता है कैसे ये घूम रहा है, क्या है। तो एक थोड़ा सा एक साइंटिफिक माइंडसेट की शुरुआत होती है। तो मैं किसी दुकान में गई और मैंने कहा कि लट्टू है आपके पास, तो वो मेरा मुंह देखने लगा कि आप कौन से ज़माने की बात कर रही है। तो कहीं पे किसी की दुकान में भी मुझे लट्टू नहीं मिला। एक छोटी सी चीज़ जो कि बड़ा ट्रेडिशनल इंडिजिनस टॉय है एंड इट इज़ ग्रेट फन फॉर चिल्ड्रन। सो इसलिए इट इज़ बहुत ज़रूरी है कि ऐसे खिलौने हों जो कि बच्चों को क्यूरियोसिटी हो, उससे थोड़ा उनको एक और सीखने की लगन हो, एक समझने की लगन हो, तोड़ के, जैसे आपने वो बात कही कि वो अधूरा हो, क्योंकि उससे बच्चा फिर जोड़ेगा उसको और उससे वो सोचेगा कि किस तरह इसको पूरा करूं। तो क्रिएटिविटी बच्चों की शुरू होती है और माता पिता के साथ खेलना सब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत बच्चों का टाइम देना, बच्चों के संग खेलना, बच्चों के संग बातचीत करना माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मैत्री जी, यहाँ पर जिस तरह से तृप्ति मैम भी अभी बात कर रही थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात कर रहे थे, तो किस तरह से जो मकसद है, जो खिलौनों को एक लर्निंग रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करना है, शिक्षा की एक तकनीक के रूप में इस्तेमाल करने की जो बात कही जा रही है, जब उसे ज़मीन पर हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, लागू करने जाते हैं, तब कितनी दिक्कतें आती हैं और अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो कितना फ़र्क उसका पड़ता है, वो भी बताएं। क्योंकि ये भी समझना ज़रूरी है कि जब हम कोई कोशिश कर रहे हैं तो उसका असर कितना होता हुआ नज़र आ रहा है। जी, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंडर, जैसे मैम ने भी हमें कहा था कि हम 2 डिफरेंट कल्चर्स की इंटरमिंगलिंग की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये जो इनिशिएटिव है, व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो, इट विल टेक टाइम टू डेवलप, बट आई थिंक अभी तक वी हैव बीन एबल टू मेक क्वाइट अ प्रोग्रेस। जो टॉय बेस्ड पेडागॉजी भी डेवलप की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अ लॉट, बिकॉज यूजिंग टॉयज़ एज अ लर्निंग रिसोर्स, पहले हम जैसे इस पैनल में भी डिस्कस हुआ है, इससे पहले पैनल में भी वी वर डिस्कसिंग, टॉयज़ को एक एज अ फन एक्टिविटी कंसिडर किया जाता था, बट मिक्सिंग फन विथ
learning is something that everyone is now focusing on. So आंगनवाड़ी हमारे जो वर्कर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, जो मिडिल स्कूल में हैं उनको भी ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, तो डिफरेंट इनिशिएटिव्स आर बीइंग अंडरटेकन. सो आई थिंक चैलेंजेस तो हैं, बट कंसोलिडेटेड एफर्ट्स ली जा रही हैं बाय एवरीवन टू ओवरकम देम. जी, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. और कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आ रही है कि ये चीज़ें सिर्फ आंगनबाड़ी या दूसरी जगहों तक ही सीमित ना रहें, सभी जगहों पर ये लागू हो, क्योंकि जब समाज का हर तबका उस चीज़ से रूबरू हो रहा होता है तभी हम एक समग्र विकास की बात करते हैं और एक समावेशी विकास की बात करते हैं, और एक जैसा होंगे तभी हम एक दूसरे को समझ भी पाएंगे उस तरीके से. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए.